हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लगातार आपको जेपीएससी आंदोलन को अपडेट करते आ रही हूँ। आज तीसरा दिन गुजर चुका है, थर्ड दिन। आज के दिन क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हुई और छात्रों की क्या मुख्य मांगे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आंदोलन अपने सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है। और सरकार को एक बात कहना चाहेंगे कि सरकार आकर बात करे। सरकार दिल्ली की तरह लापरवाही ना करे, अपने ईगो में ना रहे कि ये फंडेड आंदोलन है, कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। जब छात्र जागता है तो फिर पार्टियां अपने आप पीछे हो जाती हैं। तो इसको पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। सामने आइए, आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन छात्रों की डिमांड को पूरा कीजिए। छात्र जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। कोई भी नाजायज़ डिमांड नहीं है, और जो नाजायज़ है उसको आप कैंसिल कर दीजिए ना। जो नाजायज़ डिमांड है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। बाकी जो डिमांड सही है, जो होना चाहिए एक राज्य में छात्रों के लिए हक की लड़ाई है, उसको आप मानिए, उसको स्वीकारिए और उस पर काम कीजिए। आप राज्य के मुखिया बने हैं, आपको दोबारा यहाँ की जनता ने चुना है, दोबारा आपको सपोर्ट मिला है। आप मोदी जी की तरह तीसरी बार भी आइए, ठीक है, आपका स्वागत रहेगा। लेकिन छात्रों के लिए सहयोग कीजिए, छात्रों की बातों को सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट आज का घटनाक्रम बता देते हैं कि क्या क्या रहा आज दिन भर, वहाँ पे क्या हुआ। जो आंदोलन चल रहा है जिसमें जो जितने लोग जुड़ पा रहे हैं, और आप लोग अगर अभी तक नहीं गए हैं तो आप लोग भी जाकर जुड़िए। आगे सरकार नहीं झुकेगी तो आंदोलन और बढ़ेगा जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि बरसात का समय है। बरसात का समय है, रांची में बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश में बच्चों को रहना, उनकी हेल्थ इशू हो सकती है, मच्छर काटने से उनकी फीवर हो सकती है। बारिश में, कीचड़ में, पानी में हमेशा एनी टाइम रहने से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और सरकार इस पे भी लापरवाही कर रही है। इस पे भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे राज्य के बच्चे जो कल के भविष्य हैं वो हमारी सड़कों पर हैं, ग्राउंड में हैं, रात दिन करके एक हैं, रुक रहे हैं वहाँ पे। मतलब कोई बिना सुख सुविधा के अपने घर से दूर हैं, वो आराम से अपने घर में बैठ सकते थे। वहाँ पे ग्राउंड में उनको बरसात के समय में भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सरकार जाकर उनसे मिले, बात करे, अपने डेलीगेट्स को भेजे, अपने अधिकारियों को भेजे, जिस जैसे भी काम कर सके भेजे। चलिए, वो तो रह गई सरकार की बात, ठीक है। आंदोलन चल रहा है। आज कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकाला गया कहाँ से? तो वही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर एल्बर्ट इक्का चौक तक कैंडल मार्च का आज आयोजन किया गया। और आज भी छात्रों का जनसैलाब देखने को मिला रांची में। रांची की सड़कें पूरा भर गई थी छात्रों से, ठीक है। तो आप लोग जाइए, वहाँ पे सपोर्ट कीजिए जितने हो सकते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को ये बात जानकारी देने का प्रयास करें। जैसे कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं एमपी में हूँ, तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट, जैसे ही मुझे फाइनली रात के 10-11 बजे तक मैं अपडेट देखकर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करती हूँ। वैसा ही आप लोग भी कीजिए ताकि सरकार इस पर अपनी आंखें खोले, अपनी बातों को सुनने का प्रयास करे, ठीक है। तो चलिए, मुख्य मांगे जो हैं वो प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने 4-5 पॉइंट्स में बताया है, वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी इसमें हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो, सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा चलेगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए वीडियो को पूरा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली मांगे हैं उनकी 14 जेपीएससी, जो कि 2023 और 25 14 जेपीएससी रेगुलर, ठीक है, ये रेगुलर वाली, और ये 23 और 25 बैकलॉग वाली तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है। और इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो टीडीपीएल एजेंसी, जो कि ब्लैक लिस्टेड है, इसलिए इसको तत्काल रूप से पहले तो रद्द किया जाए, ठीक है। पूर्व में कराए गए सभी एग्ज़ामों को रद्द किया जाए। जो टीडीपीएल ने पहले भी जो एग्ज़ाम किए हैं उसको भी रद्द किया जाए, और सभी एग्ज़ामों को सीबीआई और ईडी के से जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिनों के अंदर कार्रवाई निष्पादित की जाए। और 11वीं और 13वीं जेपीएससी में जो मुख्य परीक्षा हुई थी, ठीक है, मुख्य जो परीक्षा हुई थी उसमें जेपीएससी नियमावली जो 2002 का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर पेपर चेक किया गया था, और असंवैधानिक तरीके से वहाँ पर रिजल्ट दिया गया था। इसे भी तत्काल रूप से मेंस का पेपर, ठीक है, पीटी का नहीं, मेंस का पेपर, क्योंकि 2002 के नियमों का उल्लंघन क्या किया गया था, ये आपका
घंटीधारी टीचर ने इस कॉपी को चेक किया था, जो 10th तक के स्कूलों में पढ़ाते थे, वो इस कॉपी को 11 to 13 जेपीएससी के कॉपी को, मेंस कॉपी को चेक किया था। तो ये नियमावली 2002 का उल्लंघन इसमें हुआ था। तो इसके लिए ये मेंस का कॉपी फिर से रीचेक करवाया जाए, उसको रद्द करके फिर से रीचेक करवाया जाए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्रकाशित किया जाए। ये इनकी मांगे हैं। पहले तो रिजल्ट को आप मेंस परीक्षा का रिटन वाला भी कैंसिल कीजिए, या फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाइए, या फिर से कॉपी चेक करवाइए, दो में से एक काम कीजिए, ठीक है। जेपीएससी जो अभी रिसेंट वाली है 14 बैकलॉग, ये दोनों तो रद्द ही करना है, क्योंकि टीडीपीएल एजेंसी ने इसको करवाई है और इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। पीटी में ही मतलब सीट पीटी से ही बेचना स्टार्ट कर दी। एक ओएमआर सीट में 48 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट थे, 48 घेरे ही किए गए थे और उसका मेंस के लिए रिजल्ट हो गया। वो पकड़ा गया, सुमन सौरभ करके नाम है उनका, वो पकड़े गए, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो पकड़े गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम को आप रद्द कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। दूसरी मांग उनकी क्या है, तो अभय तिवारी जो कि मार्केटिंग मैनेजर टीडीपीएल का था, ठीक है, इसके इशारे के बिना वहाँ पे एक पत्ता नहीं हिलता था। उसने जेएसएससी सीजीएल तथा जेपीएससी के और जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में संलिप्त पाई गई है। वो अलग अलग एग्ज़ामों को अटेंड किया है और उसमें उसका रिजल्ट भी हुआ, जिसमें आप देख सकते हो पीजीटी, नगर पालिका, माध्यमिक आचार्य और लेडी सुपरवाइज़र का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया है सभी पोस्टों पर। जैसे कि उनके भाई भी अपॉइंटेड हैं, उनकी भाभी भी अपॉइंटेड है, उनके जो और भी रिलेटिव होंगे, ये तो प्रेजेंट वाले आए हैं, ठीक है, तो वो सभी अपॉइंटेड है। तो मैं भी लेडी सुपरवाइज़र का भी टीडीपीएल ने ही एग्ज़ाम लिया है, तो इसमें भी धांधली हुई है। तो इसको भी आप तत्काल प्रभाव से रद्द करिए और ईडी और सीबीआई का जांच करवाइए, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो 90 दिन का नया नियम आया है कि 90 दिन के अंदर आरोप सिद्ध करके उनको जो सज़ा है मिनिमम आप मैक्सिमम 10 करोड़ की जुर्माना और 10 साल तक का सज़ा है, ठीक है। 10 साल तक का सज़ा है और 10 करोड़ जुर्माना है, ये मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ें करवाई जाए। अगला है तीसरा मांग जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म, ठीक है। जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये आप हम सभी को जान रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म नहीं होता है तो कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट उसमें दिया गया है, जेपीएससी और जेएसएससी के सभी जो पदाधिकारी व कर्मचारी हैं उनका स्थानांतरित करते हुए वेदाग छवि वाले पदाधिकारी अधिकारियों का पदस्थापित किया जाए और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। राजनीतिक छवि, राजनीतिक रिलेशन उसका किसी के साथ ना हो, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी आजकल में ही ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। जेपीएससी में भी ट्रांसफ़र हुए अधिकारियों का, जेएसएससी में भी ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। 10 से ज़्यादा अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ, जो कि उस पोस्ट पे उस आयोग में 10 साल से एक ही पोस्ट पर वो कार्यरत थे और उनका ऐसा माना जा रहा है कि वो संलिप्त थे, ये सभी कांड में उनका हाथ था। क्योंकि अब अधिकारी आपको बताएगा तो वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, या फिर आप भी करते करते वो हैबिचुअल हो गए हैं कि वो काम आप भी करने लगे, ठीक है। तो इसलिए 10 लोगों को तो ट्रांसफ़र किया गया, जेएसएससी जेपीएससी दोनों को इंक्लूड करके, और डिमांड किया जा रहा है कि जितने भी आपके अधिकारी पदाधिकारी हैं जो भी, सभी को स्थानांतरित कीजिए। और जो बेदाग छवि के हैं, जो एकदम निष्पक्ष हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आए हैं, उन्होंने अपने से पढ़कर अपना जॉब लिया है, उनको यहाँ पर आप ज्वाइनिंग दीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षाओं का अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाए। इसका चयन जेम पोर्टल के द्वारा किया जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता था वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद क्वेश्चन कोई और एजेंसी सेट करती है, एग्ज़ाम कोई और एजेंसी लेती है, पेपर कोई और एजेंसी चेक करती है और रिज़ल्ट कोई और एजेंसी अगर प्रकाशित करती है, तो यहाँ पे धांधली होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है और वो दोनों जो भी एजेंसियाँ वो आपस में कनेक्टेड ना रहे, ठीक है, तो धांधली कम होने की संभावना होती है। दूसरी मांग है वैसा परीक्षा जिसमें दौड़ 1600 मीटर
उससे उसकी समय सीमा जो है पुरुषों की 6 मिनट की है, उसको बढ़ाकर 7 मिनट कर दीजिए। 6 मिनट में थोड़ा सा दिक्कत जाता है तो वो आप बढ़ाकर उसको 7 मिनट कर दीजिए, ठीक है। फिर चौथा है आयोग द्वारा रद्द की गई सभी परीक्षाएं, सचिवालय आशुलिपि, ये सभी परीक्षाएं रद्द करवाई गई है। एलडीसी नोटिफिकेशन आया और उसके बाद रद्द करवा दी गई। आगामी सभी परीक्षाएं जैसे झारखंड पुलिस, अभी आपका हमको लगता है कि बहुत साल से इंतज़ार हो रहा है, कांस्टेबल, झारखंड पुलिस और एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, बीईईओ इत्यादि का जो एग्ज़ाम है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए। फॉरेस्ट गार्ड हमको लगता है कि 2014 के बाद आया ही नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड 2014 के बाद आया ही नहीं है। मैं इसमें अटेंड की थी, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आप देखिए, कैलेंडर जारी करते हुए ससमय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदेही तय किया जाए, ठीक है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। कैलेंडर आप जारी कीजिए, कैलेंडर जारी करते हैं उस समय पर आप नियुक्ति प्रक्रिया लीजिए, एग्ज़ाम जिस टाइम बोलते हैं उस टाइम एग्ज़ाम लीजिए, जिस टाइम आप एडमिट कार्ड बोलते हैं उस समय एडमिट कार्ड निकलवाइए, और जिस समय आपने रिजल्ट देने की बात कही है उस समय आप रिजल्ट दीजिए, और जिस समय आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं उस समय आप ज्वाइनिंग करवाइए। तो इससे आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनती है। जिसको जो काम सौंपा गया, जिसको एग्ज़ाम लेने के लिए सौंपा गया, उसने एग्ज़ाम नहीं लिया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न हुआ। जिसको एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के लिए बोला गया उसकी ये अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने एडमिट कार्ड अभी तक क्यों रिलीज़ नहीं किया। हमें एग्ज़ाम लेना और आपने एडमिट कार्ड ही रिलीज़ नहीं किया। यहाँ पे एक एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आता है, 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आता है, तो कम से कम ये तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि 1 सप्ताह की जगह 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, ज़्यादा नहीं 15 दिन पहले कम से कम इन्फॉर्म हो ताकि बच्चे रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आता है और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी तो किसी की है नहीं, तो ये चीज़ें आप फिक्स कीजिए कि अकाउंटेबिलिटी किसी की हो, ठीक है। उसके बाद 5वीं चीज़ है कि जो 14 जेपीएससी की अधियाचना को वापस लेते हुए 14 जेपीएससी और 15 जेपीएससी का विज्ञापन अतिशीघ्र प्रकाशित कीजिए। 14 जेपीएससी का पीटी आप कैंसिल करते हैं तो उसकी अधियाचना आप वापस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिर से नोटिफाई कीजिए कि 14 जेपीएससी और 15, क्योंकि अभी हम लोग को 15 जेपीएससी का प्रिपरेशन करना था, तो 14 जेपीएससी का जितना वैकेंट सीट है और प्लस 15 जेपीएससी का जितना वैकेंट सीट होगा, दोनों को मर्ज कीजिए या दोनों को सेपरेट आप एग्ज़ाम निकलवाइए और यथाशीघ्र प्रकाशित कीजिए विज्ञापन, और जिसमें अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 2018 से लीजिए, ठीक है। उम्र सीमा जो अधिकतम है वो 2018 से लीजिए, तभी बच्चे जो छूट गए हैं, जो लाचार हैं, जो गड़बड़ियों का शिकार हो गए हैं, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी एज बढ़ गई है। अब आगे है, कोई भी अभ्यर्थी ओएमआर सीट ब्लैंक न छोड़े, इसके लिए आप ऑप्शन ई सम्मिलित किया जाए, जो कि नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन होगा। सभी प्रश्न के ओएमआर को छात्रों को के द्वारा बबल करना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ई जो है ये आपको बिहार में देखने को मिलता था, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग हो गया तो ऑप्शन ई शायद हटा दिया है, मैंने अभी रिसेंट में उसके क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन ऑप्शन ई बिहार में हुआ करता था, ठीक है। और ऑप्शन ई के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको आता है नहीं आता है। एक तो जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको आंख बंद करके 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो एक ऑप्शन ई का इंक्लूड कर दीजिए अपने क्वेश्चन में, ताकि कुछ नहीं आता तो ऑप्शन ई मारने सूटेबल हो, कि जिसका मुझे कुछ नहीं आ रहा था तो ई मार दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करना अनिवार्य किया जाए। उसके बाद आपका आता है आगे पॉइंट, जो कि है जेपीएससी मेंस की उत्तर पुस्तिका मैनुअली जांच की जाए और जांच की हुई कॉपी को कैंडिडेट के ओटीआर आईडी में डिजिटली अपलोड किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई है, कुछ चीज़ें मैंने बताई है, ऑप्शन ई वाला तो नहीं बताए थे, लेकिन जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका कॉपी कैंडिडेट के ओटीआर आईडी में डिजिटली अपलोड किया जाए, जैसे यूपीएससी करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, और जो स्टूडेंट को लगा कि मैं सही लिखा हूँ और मेरे नंबर कम क्यों आए, तो वो अपनी कॉपी जाकर चेक कर सकता है और उसमें क्लेम भी कर सकता है कि ये रीज़न आपने मेरे नंबर इसमें क्यों काटे, ठीक है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगी, छात्रों में विश्वास बढ़ेगा और
फिर ये बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का परिणाम जारी करने के समय ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी करते हुए स्टूडेंट के स्कोर कार्ड स्टूडेंट के OTR ID पर उपलब्ध 7 दिन के भीतर किया जाए। ठीक है। जैसे आप अभी उत्पाद सिपाही में देखें, उत्पाद सिपाही में रिजल्ट आया तो प्रॉपर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स के साथ जारी किया रिजल्ट। ये चीज़ें आप पहले से कर सकते थे, और अगर अब आप शुरू किए हैं तो JPSC में आप इसको प्रॉपर कीजिए और उसके स्टूडेंट के OTR ID पर उपलब्ध करवा दीजिए 7 दिन के अंदर, ताकि स्टूडेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे कि मतलब मेरा एग्ज़ाम सही गया, मेरी गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। अगला है JPSC और JSSC के नियमावली से लेकर विज्ञापन में किसी भी प्रकार की दुविधा छात्र को होती है तो आयोग के संबंधित अधिकारी 1 दिन के बाद प्रेस वार्ता करते हुए दुविधा का समाधान किया जा सकता है। इसको कर सकते हैं। आप पड़ोसी राज्य से इस चीज़ को सीख सकते हैं कि BPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए BPSC चेयरमैन स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट की सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किए। जब उन पे कलंक लगते रहे कि आप सीट बेच दे रहे हैं, पेपर लीक का तो कलंक नहीं था लेकिन सीट बेचने का कलंक था। ठीक है। और पेपर लीक का भी होगा। ठीक है। लेकिन उस छवि को सुधारने के लिए अध्यक्ष सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आपको क्या दिक्कत है JPSC और JSSC को? आप ही से आप पड़ोसी राज्य से भी तो सीख सकते हैं। ठीक है। फिर झारखंड की सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग का 42 वर्ष तथा तदनुसार अन्य वर्ग के सभी उम्र सीमा में छूट दी जाए। ठीक है। ये 42 वर्ष क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारा झारखंड 26 वर्ष का होने चला और आपने अभी तक प्रॉपर सही तरीके से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। किसी में भी फेयर एग्ज़ाम होने की आप पे शाबाशी नहीं मिल पा रही है। झारखंड में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने इसमें धांधलियाँ की है। तो अब झारखंड 26 साल का होने चला, अब ये धांधली नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है। और चौथी मांग जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए उपयुक्त सभी मांग बाध्यकारी हैं। यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। ठीक है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा की भी बात की गई। अगर आप ऊपर की सभी बातें नहीं मानते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे संभव नहीं हो पा रहा है कि आप यहाँ पे सही तरीके से फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवा पाएँ, आप अपने अधिकारियों को डांट सकें, उनसे रीज़न पूछ सकें कि आप ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बार बार CM हेमंत सोरेन जी से ये बातें सुनने को मिली है कि ये चीज़ें हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो जब आपको आपके अधिकारी आयोग आपको जवाब नहीं देता है तो फिर आप उस पोस्ट पर ही क्यों हैं? आप उस पोस्ट पर मत रहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि आप उस पोस्ट पर नहीं हैं तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, तो आप अपने पोस्ट से ही इस्तीफ़ा दे दीजिए। सिंपल सी मांगे हैं। अब सरकार इस पर विचार करे। ठीक है। और स्टूडेंट से जाकर बात करें ताकि स्टूडेंट का भी मनोबल बढ़े कि हाँ हमारी सरकार है, हमने चुना था तो हमारे लिए काम कर रही है, हमारे लिए ही सभी चीज़ें सोची समझी जा रही है। ठीक है। तो चलिए, ये था आपकी मांगे जो कि जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है। कोई भी इस मांगों को देखेगा तो वो बिल्कुल जायज़ ही बोलेगा, कोई गलत नहीं बोलेगा। ठीक है। बस हमारे राज्य के सरकार को ये चीज़ें जायज़ नहीं लग रही है, उनको बस लग रहा है कि ये फंडेड है, अदर पार्टी ने इसको फंड किया है। सर ये भीड़ जो उठी है, अभी सब अपने अपने घरों में आराम से रह सकते थे, बरसात का समय था। ठीक है। लाइब्रेरी जो जाते थे वो लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पढ़ सकते थे। बरसात का समय है, यहाँ पे कोई घर से बाहर निकले ना निकले फिर भी वायरल फीवर सभी को आती ही हैं। लेकिन इस समय में स्टूडेंट ने ये चुना कि हम रांची में रहकर, खुले मैदान में रहकर अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से बात करके अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सर कुछ समझने का प्रयास कीजिए आप भी। ठीक है। आपका ही भला है और इस राज्य का ही भला है। आप ही के पिताजी ने इस राज्य के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो समझिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक बातें जाए और सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।